नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीव फाउंडेशन की तरफ से आपने हमारी शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाया और आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। जो बच्चे 12वीं के बाद सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से, जो बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं या फिर जहाँ पे शिक्षा की कमी है, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, तो नीव फाउंडेशन आपका साथ देगी। देखिए, हम शुरू करते हैं मेरी पहली वीडियो से, जहां मैंने आपको महात्मा गांधी के बेसिक्स और बारीकी वाले क्वेश्चनों को कराया था और आशा करता हूं कि आपको ठीक तरीके से समझ में भी आया है कि आपको शुरुआती पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए, अगर इन बारीकियों पे आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत जल्दी यूपीएससी लेवल को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यूपीएससी लेवल है क्या। देखिए, इतना बड़ा लेवल नहीं है ये, इसको क्रैक करा जा सकता है केवल एक सही और अच्छे गाइडेंस से। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर किसी बारीकी पे लेके जाऊं जो आपको शिक्षित करे और शिक्षित के साथ साथ आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी आए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पहली वीडियो से मैंने शुरू करा था, अब मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसमें कुछ बारीकियां रह गई थी, कुछ बेसिक्स रह गए थे, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए, शुरुआत करते हैं इस मुद्दे पे। गांधी जी के अनुसार जब हम लोग अपनी पहली वीडियो में बात कर रहे थे तो गांधी जी की विचारधारा से हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था कि सामने वाले के हृदय को परिवर्तित करके उसे ये दिखाइए कि आपने जो चुना है वो सत्य है। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी मुद्दे को, अब हम गांधी जी का ही स्लोगन पढ़ेंगे शुरुआत में। गांधी जी की विचारधारा के अनुसार गांधी जी ने ये कहा था कि किसी मुद्दे को तब तक स्पष्ट नहीं करना चाहिए जब तक समूची स्थिति का अध्ययन ना कर लिया जाए। यानी कि गांधी जी ये मानते थे कि अगर समाज में कोई समस्या है या कोई मुद्दा है, ध्यान दीजिएगा, समस्या या मुद्दा, तो फिर उसको तब तक स्पष्ट नहीं करना चाहिए हमें जब तक हम उसकी पूरी स्थिति को समझ ना लें। तो जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी की जो विचारधारा रही है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में, वो इस तरीके पे या फिर इस मुहिम पे तब पहुंचते थे जब वो उस स्थिति का पूरा जायजा ले लेते थे कि वो स्थिति कानून के खिलाफ है या कानून के अनुसार है। तो हम इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो इंस्पिरेशंस आपको मोटिवेशंस लेनी है स्लोगन से ले सकते हैं। मैं शुरू करूँगा। देखिए, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताया जो आप सिविल सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक अलग पैटर्न्स के तरीके से समझाऊंगा कि आईएएस के लिए स्टडी को कैसे करा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, आपको नहीं पढ़ना 14-15 घंटे, आपको केवल 3 घंटे पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि आप उसे लाइफ टाइम याद रख सकें। ध्यान दीजिएगा, याद रख सकें और उसको अपने व्यवहार में यूज़ कर सकें। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे को जो भी टॉपिक पढ़ना है मैंने उसके बेसिक्स वर्ड, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से, आईएएस के नज़रिए से और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट के नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने क्या करा, एक शब्द आया है उसमें, निज आबाद। देखिए, निज आबाद होता क्या था। ये प्लांटर जो होते थे, देखिए प्लांटर कौन होते थे, जो कि ज़मीन के स्वामी होते थे, जिनको सरकार ने ज़मीन प्रोवाइड करी हुई थी। प्लांटर सरकार से भूमि पट्टे पर लेने वाला, उसको बोलते थे निज आबाद। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वर्ड आईएएस के मेंस में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस तरफ। अगला वर्ड आया कृषक। अपनी भूमि पर कृषि करने वाला, यानी कि जो कृषक होते थे उनकी अपनी भूमियां होती थी और वो उस भूमि पे ही कृषि करते थे। यानी कि सरकार उन्हें कुछ उगाने के लिए बोलती थी और वो अपनी ही भूमि पे कृषि करने वाले को कृषक बोलते थे। एक दूसरा वर्ड आया है अग्रिम राशि। देखिए, कृषक के नीचे अग्रिम राशि क्या होती थी, ध्यान से समझिएगा। कृषक के पास भूमि भी होती थी और औजार भी होते थे कृषि करने के, बट उसके पास क्या होते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, पूंजी नहीं हुआ करती थी। तो वो क्या करता था, वो अग्रिम राशि के रूप में प्लांटरों से काम करने से पहले उधार ले लेता था। जैसे आपने सुना भी होगा, पुराने पुराने हमने जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जमींदारी प्रथा आती है, जमींदारी रैयतवाड़ी प्रथा, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अग्रिम राशि आपको समझ में आ गया, काम करने से पहले उधार जो लिया जाता था उसको अग्रिम राशि बोला जाता था। अब एक नेक्स्ट वर्ड आया विद्रोह। देखिए, मैं बेसिक पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, अगर इन वर्डों का मतलब आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं
और अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। देखिए विद्रोह होता है क्या है, हिस्ट्री की लैंग्वेज में विद्रोह क्या होता है समझ लीजिए। जब कोई शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के प्रति असहमति दिखाता है वो व्यक्ति, तो उसको विद्रोह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। श्रमिक, श्रमिक क्या होता है, मजदूरी करके अपनी आजीविका को चलाने वाला जो कामगार होता है, मजदूरी करके अपनी आजीविका को चलाने वाला जो कामगार है, वो मजदूरी वर्ग के लोगों का वर्ग श्रमिक कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, मजदूरी करके अपनी आजीविका यानी कि अपनी अर्निंग करने वाला जो कामगार है वो श्रमिक कहलाता है। देखिए उसमें मजदूरी ऐड हुई है, ध्यान रखिएगा, ये कृषक और मजदूरी अलग अलग है, श्रमिक अलग है और कृषक अलग है। कृषि अपनी भूमि पे कृषि करने वाला, और श्रमिक जो है मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने वाला। अगला वर्ड आया पारिश्रमिक। देखिए श्रमिक से ही निकला है, और ये पारिश्रमिक क्या होता है कि किए हुए श्रम या कार्य के बदले मिलने वाला धन, मजदूरी या मेहनताना। उम्मीद करता हूँ आप सब क्लियर हो गया होगा आपको। दोबारा एक वर्ड आया है निजाबाद। देखिए पहले भी वर्ड आया था, तो ये मैंने केवल रिवीजन के लिए रखा है। इसमें क्या होता है इसको थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। निजाबाद क्या करते थे, निजाबाद में जब हम पहले पढ़ रहे थे तो इसमें हमने प्लांटर के बारे में पढ़ा कि प्लांटर सरकार से भूमि पट्टे पर किराए पे लेता था। तो अब इस निजाबाद को हम थोड़ा सा खोल के पढ़ लेंगे। देखिए इसमें प्लांटर की भूमि पर श्रमिकों की सहायता से खेती होती थी। अब देखिए ये जो वर्ड आपके सामने आया है निजाबाद, इसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके जो शुरू के वर्ड मैंने आपको डेफिनेशन से बताए थे, ये सब वर्ड आपके नीचे काम आने वाले हैं। इसमें प्लांटर की भूमि पर, या ध्यान दीजिएगा, जिससे सरकार ने भूमि प्रोवाइड करी है उसको हमने प्लांटर बोला है, श्रमिकों की सहायता से खेती होती थी। यानी कि वो अपनी भूमि पर, ये जो श्रमिक मैंने देखा है आपने, मजदूरी कर अपने आजीविका चलाने वाले बंदे को रखता था किराए पे और उसी से खेती करवाता था। यानी कि लैंड उसकी, औजार उसके, खेती करने का सामान उसका, और केवल खेती कौन करता था, उसकी लैंड पे, प्लांटरों की लैंड पे श्रमिक, उसको बोलते हैं निज आबाद। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं इसकी हिंदी तरीके से इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो निज का मतलब पर्सनल और आबाद का मतलब प्रगति। तो जो अपनी प्रगति के लिए काम करने वाले थे वो, उनको बोला जाता था प्लांटर, निज आबाद। अब देखिए एक अगला आता है रैयती। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ISPCS में कई बार ये वर्ड आया है रैयतवाड़ी के नाम से। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस वर्ड को समझने के लिए। मैंने बहुत कोशिश करी है इसको सिंप्लीफाई करने की, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ लें, ताकि ये कई बार पूरी हिस्ट्री में कई बार इस वर्ड का यूज़ हुआ है, क्योंकि अंग्रेज जो भी काम करते थे वो भू राजस्व के थ्रू करते थे। यानी कि उन्होंने जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें रही हैं वो राजस्व के ऊपर डिपेंड रहे हैं। अंग्रेज वो खेती करवाते थे हमारे लैंड में, वो हमारे लैंड से जितनी भी अर्निंग होती थी सारी की सारी अपने प्रॉफिट के रूप में इकट्ठा करके अपने देश ले जा लेते थे। तो कई बार रैयतवाड़ी प्रथा IAS में पूछी गई है, और एक IAS प्रशासनिक अधिकारी को भी आज के समय में हमने देखा है नगर निगम या फिर जिला अधिकारी के अंडर ही रैयतवाड़ी प्रथा आज भी प्रचलित है। कई गाँव में सरकार को किसान लोग टैक्स पेड करते हैं, तो ये रैयतवाड़ी प्रथा वहीं से आई है। ध्यान दीजिएगा, ये करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है और करंट में भी ये बहुत फेमस है। तो ध्यान दीजिए रैयती होती क्या है। जहाँ पे कृषक, ध्यान दीजिएगा कृषक को मैंने ऊपर समझाया है, जिनकी अपनी भूमि थी और उस अपनी भूमि पे वो लोग कृषि करते थे। जहाँ कृषक अपनी भूमि में नील की खेती करता था वह अग्रिम राशि रूप में कुछ धन ले लेता था। देखिए कृषक वही है कि अपनी भूमि पे कृषि करने वाला, वो नील की खेती करता था और उसमें उसको पैसे चाहिए होते थे, तो प्लांटरों से वो कुछ धन ले लेता था। और फिर फसल को, पूरी की पूरी फसल को जो अपनी भूमि पे उगाता था वो ब्याज पे पैसे लेने के बाद उसको पूर्व निर्धारित निश्चित भाव से बेच देता था। यानी कि जो मालिकों ने उसका रेट तय करा है पहले से ही, उसको पूर्व निर्धारित निश्चित भाव से बेच देता था। अब उसमें दिक्कत क्या आती थी, देख लीजिए 19वीं सदी के मध्य आते आते कृषि नील की तुलना में पटसन या तंबाकू खेती में अभी अधिक लाभदायक हो गई थी। यानी कि 19वीं सदी तक आते आते जो नील की कृषि होती थी, जो रैयतवाड़ी प्रथा में हमने देखा, अभी जो किसान या जो कृषक नील की खेती करते थे, नील बंद हो चुका था, नील में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था किसानों को, या फिर नील की फसल में कहा जाता है कि भाई हमने देखा भी है कि अगर एक बार आपने नील की फसल उगा ली
और फिर आपका जो खेत है वो 2-3 साल तक बंजर पड़ा रहता था। तो नील की फसल जो किसान या जो कृषक उगाते थे, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि अगर उस साल उन्होंने नील की फसल से पैसे नहीं निकाले हैं तो बाद के 2-3 साल का खर्चा नहीं निकलेगा पूरी ज़मीन का। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते नील की तुलना में पटसन और तंबाकू की खेती किसान ज़्यादा करते थे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। देखिए, इस व्यवस्था में एक बार यदि किसी कृषक ने प्लांटर से कुछ धनराशि अग्रिम ले ली है, रेतवाड़ी प्रथा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो वो बेचारा उसे पीडीओ नहीं दे पाता था। वो तो क्यों नहीं दे पाता था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नील की खेती से जो लैंड है, जिस लैंड पे नील की खेती कृषक करते थे अपनी लैंड पे, वो पूरी की पूरी लैंड, वो पूरी की पूरी कृषि की भूमि 2 साल या 3 साल के लिए खराब हो जाती थी। उस पर कोई और फसल नहीं उगती थी क्योंकि जो नील था वो पूरी मिट्टी को, पूरी मृदा को खराब कर देता था। और उसमें जो भी मिनरल्स होते थे मिट्टी में, वो कम से कम 1-2 साल बाद प्रॉपर पानी के अनुसार दोबारा से वो लैंड खेती के लिए बनती थी। तो इसी कारण से जो कृषक थे बेचारे, अगर वो कुछ उधार ले लेते थे प्लांटरों से तो वो उन्हें राशि नहीं दे पाते थे वापस, उनके ऊपर कर्जा हो जाता था। जैसे पुराने साहूकार, हम लोग पुरानी मूवी में भी देखते हैं कि पुराने साहूकार ऐसे ही किसानों को लूटते थे। तो कहीं ना कहीं वो मूवियाँ अंग्रेज़ों के जीवन काल से, अंग्रेज़ों के ही काल से थोड़ी इंस्पायर रही हैं जो हमारे देश में होता था। और अब देखिए, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा रैयतवाड़ी प्रथा क्या होती थी। रैयतवाड़ी प्रथा आपको समझ, श्रमिक क्या होते थे, निजाबाद, परिश्रमिक। तो इससे आईएएस की स्टडी का मटेरियल तो हमें मिल गया। अब ये जो मैंने वर्ड आपको समझाए हैं, ये वर्ड मैंने यूज़ कहाँ करे? देखिए, मेरा जो टॉपिक था, अब ये वर्ड आपको वहाँ पे यूज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले खींच के रखिएगा या फिर इसे जॉट डाउन कर लीजिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, मैंने शुरू करा अपना टॉपिक। समय है 1859 का रेंट अधिनियम के विरुद्ध किसानों ने असंतोष व्यक्त करा। कैनिंग ने प्लांटरों का पक्ष लेना चाहा, लेकिन भारतीय सचिव ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्लांटर ने अपनी पूंजी बिहार, उत्तर प्रदेश की ओर हस्तांतरित करनी आरंभ कर दी। देखिए, ये 4 लाइनें जो हैं, इनको समझने के लिए हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा टाइम की बाउंडेशंस पे मैं भी ध्यान दूंगा और जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति आप सभी ने सुनी है। हिंदुस्तान में कंपनी का शासन खत्म हो गया था और रानी यानी क्वीन विक्टोरिया का शासन हिंदुस्तान में आ चुका था। और उसी 1857 की जो उन्होंने घोषणा पत्र निकाला, जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ने के बाद 1857 की घोषणा पत्र में रेंट अधिनियम का भी जिक्र करा था। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि उस 1857 के जब घोषणा पत्र में 1858 में जब वो पढ़ा गया, तो उसमें एक नया पद इजाद करा गया, वो था भारतीय सचिव यानी कि इंडियन सेक्रेटरी। थे तो ये वहाँ की सिविल सर्विसेज के अधिकारी ही, लेकिन अब ये लॉर्ड के ऊपर होने लग गए थे। यानी कि जो भारतीय सचिव था वो लॉर्ड के ऊपर हुआ करता था। तो लॉर्ड की स्वविवेकी शक्तियाँ उसने ख़त्म कर दी थी, यानी कि अब जो लॉर्ड है वो भारतीय सचिव के अंडर में काम करेगा। तो रानी ने सबसे बड़ी अचीवमेंट हिंदुस्तान को यही दी थी कि अब लॉर्ड का शासन हिंदुस्तान में केवल एक अधिकारी का रह गया था। तो ये जो फैक्ट है ये वहीं से आया है। 1859 यानी कि 2 साल बाद जो रेंट अधिनियम था, रेंट अधिनियम जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, जो भूमि रेंट पे देते थे, उसके विरुद्ध किसानों ने असंतोष व्यक्त करा। यानी कि किसान उससे अविश्वासी थे कि भाई ये हमें पसंद नहीं है, ये हमारी शोषण कर रहे हैं। तो कैनिंग ने तब भी प्लांटरों का पक्ष लिया, क्योंकि उस समय कैनिंग से ही ये लोग रेंट अधिनियम के थ्रू प्लांटर जो थे जमीन किराए पे लेते थे। तो कैनिंग ने तो प्लांटरों का पक्ष लिया, लेकिन जो भारतीय सचिव थे जिनकी नियुक्ति 1857 यानी कि 1858 के घोषणा पत्र में हुई थी, वो भारतीय सचिव जो थे उस समय, उन्होंने उसकी अनुमति नहीं दी। तो बेचारे, अब कैनिंग तो लॉर्ड थे और भारतीय सचिव अपने पद पे कायम थे, तो केवल प्लांटरों को ही जो पूंजी उनकी लगी हुई थी बिहार यानी कि बंगाल में, ये बंगाल का मैटर था, तो बिहार उत्तर प्रदेश की ओर वो लोग हस्तांतरित हो गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करा। अब देखिए, जो फ्रेशर हैं उन्हें मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पूंजी, यहाँ पर एक वर्ड आया है पूंजी। देखिए, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में 2 बेसिक्स हैं। जैसे कि बिजनेस करने के लिए आप सभी को पूंजी चाहिए होती है। तो उसमें रुपया को 2 तरीके से बांटा गया है, एक है मुद्रा और एक है पूंजी। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, मुद्रा आपके 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जो कि पार्टीशन में डिवाइड हो रखी है।
और पूंजी आपकी, जैसे बैंकों के पास आप पूंजी जमा कराते हैं 10,000, 20,000, 1 लाख, जो भी आपकी मुद्रा इकट्ठी होके वो बड़ी बल्क अमाउंट बनी है, उसको उसने पूंजी बोला है। और अर्थशास्त्र में ये बताया गया है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आप लोग का बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। अर्थशास्त्र में बच्चों ये बताया गया है कि मुद्रा की कोई कीमत नहीं होती है व्यापार में। जो कीमत होती है उस मुद्रा से जो पूंजी आपकी बनी है उस पूंजी की कीमत होती है। किसी भी व्यापार में आपको पूंजी चाहिए और उस पूंजी के लिए ही लोग बैंकों से लोन लेते हैं, क्योंकि उन्हें 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख की पूंजी, मुद्रा की जो पूंजी फॉर्म है उसमें फ़ायदा होता है। अब आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो पूंजी कहीं भी आए तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे वो, तो उन्हें हमेशा पूंजी की ही ज़रूरत पड़ती थी, और जो उनकी पूंजी थी वो लोग सही जगह इन्वेस्ट करते थे। देखिए, अब इसी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरा ये केवल एक मोटो है। मैंने इस पूरे के पूरे लेक्चर में काफ़ी सारे प्रयोग करे हैं, मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, और मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है उस वर्ड का नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। हम लोग पढ़ने की मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी बच्चों की जब मेरे पास क्वेरीज आती हैं तो हिस्ट्री में वो लोग बल्क सिलेबस को नहीं याद कर पाते, नहीं समझ पाते। तो मैंने इस वाले लेक्चर में आपकी जो स्टडी का पैटर्न है उसमें कुछ प्रयोग करें। देखिए, छोटे छोटे प्रयोग हैं, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। पहला प्रयोग मेरा रहा है कि बच्चों को सन याद नहीं होता है, तो उसका समाधान क्या है। देखिए, सबसे पहले जो भी आप घटना पढ़ रहे हैं तो उसका एक सार निकालिए। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था 1862 यानी 1862। देखिए, मैंने इसको यहाँ हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका सार बताऊंगा कि आपको वो सन याद कैसे करना है। तो 1862 में क्या हुआ है दोस्तों। 1862 का मतलब है, यानी कि अभी हम 1859 की बात कर रहे थे, तो उसके 3 साल बाद, ये उसके 3 साल बाद की घटना है जो। और ध्यान रखिएगा, ये जो घटना हमारी आई है ये उससे रिलेटेड है जो हमने बेसिक्स पढ़ा है। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही कंपनी में कुछ अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों में और कुछ नए धनी लोगों ने बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त करी और उसे विस्तृत रूप में नील की खेती करने लगे उस भूमि पे। अब देखिए, यह लोग कृषकों पर बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें शर्तों पर नील उगाने के लिए बाध्य करते थे, यानी कि बातें करते थे उनसे, और उनके लिए लाभदायक ना थी वो। दोबारा समझ लीजिए, ऐसी शर्तों पर नील उगाने के लिए बातें करते थे जो उनके लिए लाभदायक नहीं थी, यानी कृषकों को वो लोग मनमाने तरीके से नील की खेती कराने के लिए बाध्य करते थे। अत्याचारों से तंग आकर कृषकों ने हड़ताल कर दी और नील उगाने से इनकार कर दिया। यह हड़ताल पावना नदिया जिले से होकर शुरू होकर काफ़ी सारे इलाकों में फैल गई। तंग आकर सरकार ने नील आयोग की नियुक्ति की। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। जैसे क्या होता था, देखिए उस समय यूरोपीय अधिकारी, जो कंपनी के कुछ यूरोपीय अधिकारी भारत में ही रहते थे और अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, वो रिटायर हो चुके थे, जिन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ था वो रिटायर थे। तो यूरोपीय अधिकारियों ने और कुछ धनी लोगों ने बंगाल और बिहार के जमींदारों से कुछ भूमि वहाँ से खरीद ली, क्योंकि उस समय नील का बिजनेस बड़ा अच्छा चलता था। तो उन्होंने वहाँ के कृषकों पर अत्याचार शुरू करे कि भाई तुम हमारे लिए नील उगाओगे और ये हम तुम्हें भूमि देंगे। अगर तुम्हारी खुद की भूमि है तब भी तुम नील उगाओगे, और अगर हम तुम्हें भूमि देंगे तो तब भी तुम उस पर नील ही उगाओगे। तो काफ़ी परेशान हो गए कृषक वहाँ के। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हड़ताल कर दी। हड़ताल, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के लेक्चर वाले में भी हड़ताल को उन्होंने आखिरी अस्त्र बताया है गांधी जी ने। तो शुरुआत, अभी गांधी जी पूरे वाक्य में नहीं आए, लेकिन मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के लिए। समझ लीजिए, ये चर्चा चल रही है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया। तो जब उन्होंने हड़ताल करी तो नील आयोग की नियुक्ति की गई। आगे हुआ क्या, देखिए, जो नील आयोग की नियुक्ति की गई तो आयोग ने विस्तार पूर्वक किसानों की शिकायतें सुनी और उनकी जांच की। आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि किसान लोग किसी भी शर्त पर नील उगाने के लिए तैयार नहीं हैं या नहीं थे। तो भाई 1862 की बात है। 1862 में सरकार ने कानून पास करा जिससे किसानों की शिकायतें दूर हो गई। बंगाल में नील उगाने वाले अंग्रेजों ने मात खाई और धीरे धीरे वो लोग बिहार और उत्तर प्रदेश चले गए अपनी पूंजी के साथ, जैसे कि हमने ऊपर बेसिक्स में पढ़ा था। देखिए, इस पूरे के पूरे सिलेबस में जो आईएएस का सिलेबस रहता है, यूपीएससी आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री की रेंज मांगती है। हिस्ट्री की रेंज किसे कह सकते हैं, देखिए कि
जो आंदोलन गांधी जी ने चंपारण में करा वो भी यही आंदोलन था। लेकिन ये आंदोलन गांधी जी के काल में ही चालू नहीं हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आंदोलन उससे कम से कम 50 साल पहले शुरू हो चुका था, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि 1862 में। गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उन्होंने देश के हालात देखे, उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में उस आंदोलन को शुरू करा। तो मेरा जो मोटो है वो आपकी रेंज बढ़ाने का है, क्योंकि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मेरा केवल सिंपल सा लॉजिक है कि मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि आपको स्टडी को समझना और आईएएस को समझना कैसे है। चलिए, अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, यहाँ से शुरू हो गया है जो मैंने आपको अभी इंट्रो दिया था, 1917 की बात है। चंपारण जो कि उत्तरी बिहार में है, यूरोपियन नील उत्पादकों का शोषण करती थी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। उन्हें कम मजदूरी देती थी और कई तरीकों से अपमानित करती थी। देखिए, ये पूरी की पूरी लाइन आपके उस वाले बेसिक से उठ के यहाँ पर आ चुकी है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत कृषकों को अपनी भूमि का 3/20 भाग, देखिए यहाँ पे मैंने 3/20 भाग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप उसको नोट करें, 3/20 या फिर 3/20 भाग। देखिए होता क्या था, 3 कठिया प्रणाली बोलते थे इसको। होता क्या था कि जो कृषक या जो किसान नील की खेती करते थे, उनको अपने टोटल खेत का 3/20 भाग अंग्रेजों को देना होता था, यानी कि एक तरीके का टैक्स लगा लीजिए ये। और मनमानी कीमतों पर देना होता था, यानी कि जो उन्होंने डिसाइड करी अंग्रेजों ने अपने प्रॉफिट के साथ अपना वो काट के। अब हुआ क्या इससे, वही ऊपर वाला सीन कि कृषकों ने अपने इस अपमान का शोषण सहने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी वहां गए, किसानों की समस्या से अवगत हुए। वो उन्होंने क्या करा, किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का सुझाव दिया कि भाई आप क्या करो, आप अनशन कर दो, आप हड़ताल कर दो और अहिंसात्मक तरीके से अपने सच्चे साध्य को पाने के लिए संघर्ष करो। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आपके साधन भी सच्चे होने चाहिए। यानी कि जैसे आप मान लीजिए, हम लोग आईएएस की बात करें, अगर आप जी बिल्कुल अंदर से आईएएस बनना चाहते हैं, तो अगर हम गांधी जी की विचारधारा से आईएएस को देखें तो आपके जो भी रिसोर्सेस हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से करिए, आप बिल्कुल एक अच्छे आईएएस बनेंगे। तो गांधी जी ये कहना चाहते थे। तो देखिए, अहिंसात्मक आंदोलन का सुझाव जब गांधी जी ने दिया तो 1917 में आंदोलन प्रारंभ हुआ। नील की खेती करना बंद कर दिया किसानों ने गांधी जी के कहने पे। लेकिन सरकार ने क्या करा, सरकार ने जो सत्याग्रही थे उन कृषकों को बना लिया बंदी। अब जब बंदी बना लिया तो भाई सारा काम ठप हो गया वहाँ पे। लेकिन ये आंदोलन क्या क्या था, इस आंदोलन का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, बहुत सीमित था, छोटे से क्षेत्र का आंदोलन था, लेकिन इसकी सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कंपनी सरकार ने जो ब्रिटिश राज था, उन्होंने लगान के रूप में 22% की इंक्रीमेंट कर दी थी किसानों के लिए कि भाई हम तुम पे लगान 22% का लेंगे। आपने देखा होगा, लगान एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, वो पूरी की पूरी मूवी इसी चीज़ पे बनी हुई थी। तो कुल मिला के अंग्रेज़ों की जो टैक्सों की वो थी, प्रणाली थी, वो थोड़ी सी जटिल थी हिंदुस्तान की जनता के अनुसार या हिंदुस्तान के रहन सहन के अनुसार। वो हमारे कल्चर को समझ नहीं पा रहे थे, वो हम पे टैक्स लगा रहे थे। और जो आयोग उन्होंने नियुक्त करा था, उसकी सिफारिश पर लगान को 22% से घटाकर 6/1/4, देखिए फिर मैंने उसको ऐसे ही लिखा है, 6/1/4 कर दिया था, यानी कि 6.5% कर दिया था 22% से घटाकर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें 12 साल बाद मिली, लेकिन सत्याग्रह से हमने उसको सरकार को झुकने पे विवश करा। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। और देखिए दोस्तों, इसको एक बार मैं बैक कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, ये शुरुआत दोस्तों इसकी यहाँ से हुई थी। देखिए बेसिक्स, ये एक आईएएस का स्टडी पैटर्न होता है। आप इसी चीज़ के लिए महंगी महंगी फीस वाले इंस्टीट्यूट अप्रोच करते हैं और वो लोग भी सेम पैटर्न ही आपको बताएंगे। बस आपको लगेगा कि इस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको केवल बारीकी पकड़नी है, उन वर्डों का मतलब पूरा पूरा जानना है, क्योंकि आपको भी कल को आईएएस बनना है। तो आप भी ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम से टैक्स कलेक्टर करें या जिला कलेक्टर बनेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। देखिए, दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी जब हमने कैनिंग के बारे में या रेंट अधिनियम के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अंग्रेज़ों की विचारधारा समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों की विचारधारा क्या थी, वो एक कुल मिला के बिजनेसमैन थे।
बिजनेसमैन का मतलब होता है, देखिए आज के समय में भी अगर मैं आपको अंग्रेजों की थोड़ी विचारधारा समझाऊं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब आप जानते हैं जो जिनका बिजनेस यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों में चलता हो। तो वो कंपनियां क्या करती हैं, जिस भी देश में या जिस भी राष्ट्र में जो चीज़ सस्ती होती है वहाँ से वो चीज़ उठा लेती है। जैसे मान लीजिए जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर कराएगी क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। लेकिन इंडिया में अधिकतर विदेशी कंपनियों के या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉल सेंटर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेबर बहुत सस्ती है इंडिया में। तो जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं वो दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह में अपने कॉल सेंटर बना के रखती हैं। यानी कि जो माल उनका चाइना में बन रहा है, सप्लाई हो रहा है, वो पूरा का पूरा मार्केटिंग कहाँ हो रही है उस माल की, भारत से, पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि भारत में क्या है कि भारत में आपको सस्ती लेबर प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे कि अंग्रेज पहले करते थे और आज भी वो वही कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको विज़न क्लियर हो चुका है मेरा। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अंग्रेज बिजनेस थे, व्यापारी थे, उसके तरीके से आए थे वो हिंदुस्तान में। तो काफ़ी कुछ माहौल चेंज हुआ और काफ़ी हमने बातें सीखी आईएएस की। और देखिए इसमें क्या है दोस्तों, रेंज मैं आपको बता रहा था 1862 और 1917। तो कुल मिला के कि ये 52 को कवर करना है कि जो आपकी चंपारण की नील की प्रथा थी, 3 गठिया प्रथा थी, वो कहाँ से जनरेट हुई है। यूपीएससी क्वेश्चन जब बनाता है तो वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन देख लीजिए यूपीएससी का, मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है कि भैया नील आंदोलन को 3 गठिया प्रथा आंदोलन से कंपेयर करिए। तो कुल मिला के वो सारा जानना चाहते हैं जो 1862 में शुरू हुआ और 1917 से लेकर 1929 तक, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आने तक होता रहा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मेंस की या फिर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 22% आपको याद रहेगा, 6.5% कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 गठिया प्रथा में क्या था, 3/20 भाग भूमि का देना पड़ता था, नील की खेती में देना पड़ता था, ध्यान रखिएगा, भूमि का भाग। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को कलेक्ट कर सकते हैं, यही आईएएस है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पे आते हैं। देखिए वही मैं आपको समझा रहा था, आप एक काम करिए, आप डिसाइड करिए कि आपका मन कितने घंटे पढ़ाई में लग रहा है। बस आप उसको डिसाइड करिए, मत पढ़िए 14 घंटे, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से फ्रेश माइंड से पढ़ें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहीं पर मैं अपने वीडियो को बंद करूंगा और आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पहले वाली वीडियो को। धन्यवाद।